हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी और आप लोगों के सामने लाया हूं आज विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम क्लास 10 से लेके अन्य सही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार है, आज सीखते हैं हम लोग विज्ञान के कुछ अनोखे अंदाज में सॉल्व करने का तरकीब। और क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, जरा देखिएगा कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का जो हम लोग उपयोग करते हैं, एक है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है तो हम लोग डीजल जो होता है वह किन किन जगहों पर हम लोग उपयोग करते हैं, उसी के बारे में पूछा गया। डीजल का उपयोग होता है आपका ऑप्शन ए है भारी वाहनों में, जो बहुत बड़ा वाहन हो, यानी यातायात के जो साधन होते हैं भारी वाहनों में। दूसरा है आपका रेल के इंजनों में। तीसरा आपका ऑप्शन सी है विद्युत उत्पादन में। चौथा आपका है इन सभी में। 4 ऑप्शन है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादक में, इन सभी का, और चौथा आपका इन सभी में। तो डीजल जो है अब तो हमारे रेल में क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गई है। इससे पहले जो था कोयला से इंजन चलाए जाते थे, कोयला से, और अब उसके बीच में आ गया कोयला का जब चेंज हुआ तो डीजल आया। तो अभी भी डीजल वाले कुछ ऐसे जगह हैं जहां रेल के इंजन भी अभी डीजल से ही चलाया जाता है। तो आपका देखिए भारी वाहनों में कोई भी वाहन हो तो पेट्रोल डीजल का प्रयोग पड़ता ही है। भारी वाहन जो भी हो हमें डीजल का प्रयोग हो। विद्युत भी उत्पादन करते हैं उसमें भी डीजल का प्रयोग करते हैं। रेल के इंजनों में भी डीजल का, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी डीजल का उपयोग हम लोग जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं सबों में किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के जो शरीर है कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य का जो शरीर है सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होगा। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आज भी हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं कि मनुष्य के जो शरीर में होती है सबसे बड़ा ग्रंथि होती है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, किसी व्यक्ति के सबसे जो मनुष्य के शरीर के जो सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है वह आपका होता है अग्नाशय और अंडाशय या अंडवृत्त नहीं होता। यह सब छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जो होती है आपका ऑप्शन डी होगा यकृत। क्या होगा? यकृत। यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा, ये क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका अग्नाशय नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, एंड्रिल भी नहीं होगा, ये छोटे छोटे आकारों में होते, इसलिए आपका यह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन जो एक आपके जीव विज्ञान में आता है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन आपका है मेंडल ने, बी है डार्विन ने, सी है जोहानसन ने, और डी है आपका लोमार्क ने। यह जो जीन शब्द को प्रस्तुत किया था हमारे जोहानसन साहब ने। किसने? हमारे जोहानसन साहब ने। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर होगा सी, जोहानसन साहब ने। अगला क्वेश्चन है आपका ओम का नियम है। तो क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन का यूनिक क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? चलिए देखिए, ऑप्शन है आपका V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। ऑप्शन बी है V बराबर R स्क्वायर I। ऑप्शन सी है V बराबर I स्क्वायर इंटू आर। और ऑप्शन डी है V बराबर I प्लस आर। ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ओम का नियम होता है विभवांतर, प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को कहते हैं। तो इसमें भी हमारा नहीं होगा, इसमें वर्ग किया गया है, इसमें भी वर्ग किया गया, तो हमारा ये बी सी डी ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ओम का नियम हम लोग पढ़े क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर होता है। तो हमारा ओम का नियम जो है इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ऑप्शन
ए राइट आंसर है। ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य जो होता है, नर मनुष्य प्राणी, उनके जो नर के गुणसूत्र होते हैं, युग्मक के जो गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, युग्मक मतलब जोड़े होते हैं, जोड़े पूछता है, युग्मक पूछता है। यदि ऐसे जोड़े पूछा जाए, युग्मक पूछा जाए, या कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, सिर्फ नर में गुणसूत्र को पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं और नर में कितने गुणसूत्र होते हैं, प्राणियों में कितने गुणसूत्र होते हैं। यदि सिर्फ गुणसूत्र की चर्चा करें तो हमारा 46 हो जाता है। कितना हो जाता है? यदि नर में गुणसूत्रों की चर्चा करें, यदि पूछा जाए कि नर में कितने गुणसूत्र, प्राणी में, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सिर्फ गुणसूत्र की चर्चा करें तो 46 होगा। लेकिन जब कभी क्वेश्चन में हमारे सामने नजर आ जाए कि नर युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं या नर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जहां जोड़े और युग्मक की चर्चा होगी तो 46 के आधार 23, क्योंकि जोड़ा लेता है। जोड़ा का जो वर्णन किया जाता था, इसे मनुष्य में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, नर में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ जोड़े की बात कर रही है, इसीलिए हमारा जो है यह 22 दूना 44 होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नर में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। तो ये 22 दूना 44 होगा, 24 दूना 48 होगा, 11 दूना 22 होगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो हमारा हो जाए युग्मक के लिए ऑप्शन बी सही है। राइट आंसर बी है कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। क्या होती है, 23। 23 दूना 46 हो जाएगा। सिर्फ गुणसूत्र पूछा जाएगा, नर में गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46 हो जाएगा। लेकिन नर युग्मक में पूछा जा रहा है तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। कभी कभी जोड़े में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसे तत्व, क्वेश्चन 6 है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो जब कभी तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी अपने से त्याग करता है, तो वह धनात्मक होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन अपने में अवशोषित करता है या ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक हो जाता है। तो वह कौन सा तत्व कहे जाते हैं, कौन सा तत्व कहे जाएंगे? जो भी, मान लीजिए पैसा की ही बात करें, कर्ज का, तो जो देता है अमीर और लेने वाला गरीब रहता है, तभी तो उसको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी जो देता है वह धनायन होगा और जो ग्रहण करता है वह ऋणायन होगा। जो त्याग करता है धनायन धनात्मक होगा और जो ग्रहण करता है वह ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पूछा जाता है कि तत्व कहे जाएंगे, उस तत्व को हम लोग क्या कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है उपधातु। नहीं, उपधातु त्याग नहीं करते। त्याग जो करता है वह होता है धातु। क्या होता है, बी है धातु, तीसरा है अधातु और चौथा है मिश्रित धातु। तो जो भी आदमी त्याग करता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह कहे जाएंगे बाबू साहब, जो त्याग करते हैं वह कहा जाएगा धातु। क्या कहा जाएगा, धातु। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वह आपका कहा जाएगा धातु। धातु भी ऐसा है जो त्याग कर क्या होता है, धनात्मक आयन। अब धातु, अधातु, मिश्रित धातु ऐसा नहीं कर सकते, तीनों में कोई गुण ऐसा नहीं होता। यह क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, धातु। साथ है आपका आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण जो हम लोग जेवर जेवर बनाते हैं, गले का चैन हो, सिकरी अगर वगैरह होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है आभूषण बनने वाला सोना होता है। ऐसे दरअसल में सबसे शुद्ध सोना जो कैरेट में सोना को मापा जाता है, कैरेट में, तो सबसे जो शुद्ध सोना होता है ना, सबसे शुद्ध सोना आपका होता है, वह होता है 24 कैरेट का। लेकिन शुद्ध सोने से किसी भी आभूषण को बनाना मुश्किल है, क्योंकि जब उसकी रचना करते हैं तो वह टूट जाएगी। इसीलिए सोने में क्या होता है, कुछ अशुद्धियां मिलानी पड़ती है। अशुद्धियां जो मिलानी पड़ती है, हम लोग आभूषण बनाने के लिए जो सोना होता है तो ज्यादा भी मिलानी नहीं पड़ती है। ये 16 कैरेट भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा अशुद्धियां हो जाएगी, 15 में भी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा खाद हम लोग मिलाते हैं। जो आभूषण बनने के लिए तैयार होता है हमारा, वह होता है इस क्वेश्चन के मुताबिक कि आप ये तो आभूषण बनने वाला सोना जो होता है आपका 22 कैरेट। इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो एंड की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है, जो हम लोग हाथ पांव टूटने के बाद उसका बैंडेज कराते हैं, वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये है CaSO4 × 5H2। ये तो कभी होगा नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में। ये आपका होगा CaSO4 1 यानी ½ H2O4।
ये, और ये भी आपका है CaSO4 × 2H2 और ऑप्शन डी होगा CaSO4 × 2H2। तो आपका हम लोग को पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 × 1/2H2। इन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोग करते हैं उसका हम सूत्र होता है, हाथ में बैंडेज कराते हैं, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के मुताबिक से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हम लोग याद किए हैं, पहले जानते भी, सिर्फ हम लोग अभी रिविजन कर रहे हैं। और ये VVI क्वेश्चन है और क्लास 10th के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1/H2। आ सकता है तो क्वेश्चन आपका यही है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्त है। तो नंबर ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो है इनमें से सभी होगा, क्योंकि भोजन बनाने पोषण करने के लिए स्वपोषी को क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए इनमें, और ये तीनों चीजें चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक डी इनमें से सभी, यानी सभी चीजें चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। ये आपका कहते हैं 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है उसे हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है यानी इंटरनेशनल पद में उसको जाना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो यहाँ पूछता है कि 1 जूल बराबर क्या मान होता है, 1 जूल का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आपका 0.24 कैलोरी, बी है 4.18 कैलोरी, सी है 0.42 कैलोरी, और डी है आपका 2.4 कैलोरी। हम लोग जानते हैं कि 1 जूल का मान होता है वो 0.24 कैलोरी। तो आपका इस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर 0.24 कैलोरी। चलिए, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ में कमेंट भी करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल YouTube पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए